हेलो एवरीवन, वेलकम टू मथुरा कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग अकाउंटेंसी क्लास 11th अकाउंटेंसी को देखेंगे। अकाउंटेंसी में आज जो मैं टॉपिक आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, क्लास 11th स्टूडेंट्स, जो आप लोगों का टॉपिक है आज का है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटेंसी, ओके, यानी कि लेखांकन के उद्देश्य। सेकेंड टॉपिक है आपको नेचर ऑफ अकाउंटिंग, यानी लेखांकन के प्रकृति, ठीक है, लेखांकन की दशाएं। तो आज हम लोग वन बाय वन, कहने का मतलब है कि लेखा शास्त्र में यानी अकाउंटेंसी में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटेंसी को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी यानी कि अब देखिए लेखांकन के आपको हो जाएंगे उद्देश्य। तो देखिए लेखांकन के उद्देश्य और लेखांकन की प्रकृति। तो देखिए वन बाय वन। तो ये कॉमर्स क्लास फॉर 11th है, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी हो गया, टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। तो ये दो टॉपिक है। तो एक टॉपिक देखिए, एक फर्स्ट टॉपिक को हम लोग पहले एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आप लोगों को है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ, देखिए कहने का मतलब है कि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन को देख लेते हैं, जर्नल एंट्री में चले जाते हैं। तो ये जर्नल एंट्री एक्ट लेजर, जब तक हम लोग लेखा शास्त्र कॉमर्स पढ़ रहे हैं, लेखा शास्त्र की क्या है, कॉमर्स पढ़ रहे हैं ना, तो ये कॉमर्स में लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आता है, उसके बारे में समझिए अकाउंटेंसी है क्या। अरे भाई, हम लोग कहने का मतलब है ये अकाउंटेंसी क्यों पढ़ते हैं, कॉमर्स में क्यों आते हैं, अकाउंटेंसी है क्या, पहले इन सभी बारे में तो समझेंगे। क्योंकि आफ्टर 10th हमारे लिए कॉमर्स एक न्यू सब्जेक्ट है। नहीं, आफ्टर 10th कॉमर्स इज अ न्यू फैकल्टी। नो, those students have to choose commerce faculty for them new subject, okay, यानी उन लोगों के लिए क्या है, एक नया विषय है, एक नया संकाय है। तो इस हम लोग विषय में अकाउंटेंसी है क्या, बिजनेस स्टडीज क्या है, उद्यमिता है क्या, इन सभी बातों को समझेंगे, इन सभी मुद्दों को समझेंगे। तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है लेखांकन का। तो लेखा शास्त्र कब आविष्कार हुआ, कैसे हुआ, कौन किसने किया, लेखा शास्त्र का आविष्कार मतलब कौन किया, किसने किया, कब किया, और लेखा शास्त्र हम लोग क्यों पढ़ते हैं। लेखा शास्त्र में कमर्शियल सब्जेक्ट है, ये बिजनेस से रिलेटेड है। एक बिजनेस, ठीक है, एक बिजनेसमैन के लिए एक आज के डेट में देखिए, आज के डेट में जो भी व्यापार होती है एक यूनिक व्यापार है। आज के डेट में किसी भी व्यापार में चले जाइए, किसी भी बिजनेस में जाइए, जो अच्छे हैं, जो गुड पर्सन है, ठीक है, जो गुड पर्सन है एक अच्छी मतलब दुकानदार को, एक अच्छे शॉप को मतलब चूज करते हैं, ताकि मैं वहां पर जाऊं, मेरी वहां पे अच्छी से मतलब क्या खातिरदारी हो। और मैं पैसों का बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है, मुद्राओं की बात नहीं है, हमें वहां पर अच्छे से अच्छी क्वालिटी मिले, अच्छे से मतलब हमारा ट्रीटमेंट हो, मतलब व्यवहार उनका अच्छा हो बिजनेसमैन का, और बिजनेस में सभी वस्तुएं मतलब अच्छी तरह से सुसज्जित हो। आज के डेट में बिजनेस पहले भी था, अभी भी था, लेकिन आज के डेट में बिजनेस और पहले के डेट का बिजनेस मतलब पहले का बिजनेस अभी के बिजनेस बहुत अंतर आ गया है। आज के डेट में बिजनेस को मॉडर्नाइजेशन कर दिया गया है, आधुनिक कर दिया गया। आधुनिक में जैसे हम लोग मॉडर्नाइजेशन में रह रहे हैं, तो मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस को भी चूज करते हैं। जब तक हम लोग अपने बिजनेस को मॉडर्न ढंग से नहीं व्यवस्थित करेंगे, तब तक हमारे यहाँ मॉडर्न कस्टमर नहीं आएंगे। ओल्ड बिजनेस रहेगा, ओल्ड थिंकिंग रहेगा, ओल्ड अकाउंटेंसी मतलब क्या, मतलब मेमोरी रहेगा, क्या मतलब नॉलेज रहेगा। तो ओल्ड स्टूडेंट्स मतलब ओल्ड स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ, ओल्ड कस्टमर ही आपके पास जाएंगे। जब न्यू बिजनेस रहेगा, न्यू स्किल्स रहेगा मेरे पास, ठीक है, न्यू क्लाइमेट रहेगा, उसके बाद न्यू क्लाइमेट रहने के बाद में न्यू ग्लैमर रहेगा, ठीक है, तो न्यू थॉट रहेगा, न्यू थिंकिंग, और उसके बाद में न्यू आइडियाज को हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस में समावेशित करते हैं। वो बिजनेस वो हमारा आज के डेट में सक्सेस होगा, और उसी बिजनेस की आज डेट में क्या है, डिमांड है। उसी बिजनेस की आज के डेट में क्या है, डिमांड है। तो हम लोग जैसे कॉमर्स बिजनेसमैन के लिए जो कमर्शियल सब्जेक्ट है ये, ठीक है, वाणिज्य, जैसे हम लोग कमर्शियल सब्जेक्ट देखिए, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, कॉल सेंटर हो गया,
बड़े बड़े कंपनियां हो गई, ठीक है, उन सभी में अकाउंटिंग का वर्क करने के लिए जाते हैं। वैसे स्टूडेंट जाते हैं जहां पे मतलब वैसे स्टूडेंट्स वहां जाते हैं उनका मेमोरी, इंटेलिजेंस और प्लस कहने का मतलब रॉयल्टी, ठीक है, उसके में ड्रेस स्टाइल, सिटिंग स्टाइल, लैंग्वेज, इन सभी बातों का क्या होता है वहां पर डिमांड होता है, ठीक है। लेकिन आपको प्लस कहने का तो एजुकेशन भी वहां पर भी आपको प्लस पॉइंट है, लेकिन थोड़ा सा एजुकेशन कम भी हो, बट कहने का मतलब मेरा मेंटेनेंस अच्छा है तो वहां पे वो मतलब क्या मेंटेन हो जाएगा, वो अपने आप को मेंटेन कर लेगा। तो अब बताइए, कहने का मतलब है कि अच्छे से शॉर्ट पैंट पहन लिए, टाई लगा लिए, बेल्ट लगा लिया, नीचे चप्पल पहन लेंगे तो कैसा आदमी क्या आएगा? तो इसीलिए कहा जाता है कि वेल मेंटेनेंस, आज के वेल मेंटेनेंस, हर सेक्टर में वेल मेंटेनेंस की खोज है और वेल मेंटेनेंस रखना भी चाहता है। तो इसलिए कॉमर्स पढ़ते हैं तो हमको भी अपने आप को एक न्यू स्किल्स के बारे में, ठीक है, नए स्किल्स मेरे अंदर होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए। जब तक हम लोग इनोवेशन मतलब इनोवेटिव थॉट हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक हम लोग क्या सक्सेस नहीं कर पाएंगे। तब तक हम लोग अपने मतलब एंसेस्टर्स को ही मतलब धोते रहेंगे, तब तक हम लोग अपने एंसेस्टर्स के थॉट को ही धोते रहेंगे। कुछ अपना भी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए क्या। तो कॉमर्स न्यू सब्जेक्ट है, इसलिए हम लोग यहाँ तो रूल्स एंड रेगुलेशन तो चलते ही हैं बुक के अकॉर्डिंग, बट कहने का मतलब है कि कुछ अपने अंदर की एजुकेशन को बाहर लाइए क्या। टीचर तो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ाते हैं, टीचर का काम है पढ़ाना, लेकिन बच्चे का भी वर्क है कि मैं कुछ इनोवेटिव वर्क करूं। जब तक हम लोग इनोवेटिव वर्क नहीं करेंगे तब तक हमारी मार्केट में डिमांड नहीं होगी क्या। मार्केट में डिमांड उसी का है जिसके पास इनोवेटिव स्किल्स है, गुड स्किल है, ठीक है, आइडियल है, उसी का डिमांड है। तो इसलिए आज हम लोग ये तो टॉपिक बुक के हर मतलब टॉपिक से थोड़ा सा अलग था, बट कहने का मतलब कॉमर्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो अकाउंटेंसी थ्योरी को भी ले चलते हैं। जब तक हम थ्योरी को नहीं देखेंगे तो रूल्स एंड रेगुलेशन की डायरेक्ट बना लेंगे क्या। रूल्स एंड रेगुलेशन देख लीजिए, जर्नलिटी बना लिए, लेजर बना लिए, लेकिन लेखा शास्त्र क्या है, वो कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन पहले होता था और अभी मुझे किस तरह से करना है क्या, इन सभी मुद्दों को देखना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग चलेंगे। तो देखिए, तो टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में देखिए, टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, जैसे कि व्यवसायिक लेन देनों का नियमित एवं सुव्यवस्थित ढंग से उल्लेखा करना है। तो टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। Second, to determine net profit and loss, to ascertain financial position of the business, and to provide information for economic decisions, business development. Okay, and to provide information for economic decisions, and to provide information to interested parties, and to meet legal requirement. अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ अकाउंटिंग। तो नेचर ऑफ अकाउंटिंग में क्या है कि नेचर ऑफ अकाउंटिंग में तो देखिए, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, लेखांकन एक कला है। अकाउंटिंग इज अ साइंस, लेखांकन एक क्या विज्ञान है। अकाउंटिंग इज ए सोशल सर्विस, क्या सोशल सर्विस। तो अकाउंटिंग ये सोशल फोर्स बोलेंगे, सोशल सर्विस से बोलेंगे, ठीक है। तो लेखांकन एक सामाजिक उद्देश्य है और लेखांकन एक सामाजिक कार्य है। उसके बाद में क्या है, अकाउंटिंग इज एन इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन, अकाउंटिंग इज अ प्रोफेशन, नो, एंड अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी, एंड अकाउंटिंग इज ए सोशल फोर्स बोल ही दिया हूं। तो ये आपका नेचर है, यहां से नेचर है, और ये फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव है। तो अब देखिए ऑब्जेक्टिव को एक एक कर थोड़ा सा देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट है टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा सा थ्योरी को देखेंगे, एक एक करके थ्योरी को देखेंगे, जैसे कि
तो यहाँ पर फर्स्ट था क्या, यानी टू कीप सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी कि व्यवसायिक लेन देनों का नियमित एवं सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण लेखा करना लेखांकन का उद्देश्य में है। ठीक है, यानी लेखांकन का प्रथम उद्देश्य सभी व्यवसायिक लेन देनों का पूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से लेखा करना है। सुव्यवस्थित ढंग से लेखा करने से भूल की संभावना नहीं रहती है और परिणाम उसका क्या होता है, शुद्ध प्राप्त होता है। जब तक हम लोग क्या करेंगे, अगर सुव्यवस्थित ढंग से उसका एंट्री हम नहीं करेंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे तो क्या गलत होगा। अगर सुव्यवस्थित ढंग से करते हैं, सावधानी को बरतते चलते हैं तो मेरे क्या होगा, अकाउंटिंग सिस्टमेटिक क्या होगा, मतलब अच्छा होगा, हम लोग भूल चूक नहीं करेंगे। नेक्स्ट नंबर सेकंड है टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस, यानी शुद्ध लाभ हानि का निर्धारण करना। यानी लेखांकन का दूसरा उद्देश्य एक निश्चित अवधि का लाभ हानि ज्ञात करना है। लाभ हानि ज्ञात करने के लिए व्यापारी लाभ हानि खाता आय विवरण तैयार करना होता है, जो कल मैं बताया हुआ था। उसके बाद में क्या है, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का ज्ञान करना, यानी ज्ञात करना, सॉरी। लेखांकन एक उद्देश्य संस्था की वित्तीय स्थिति के संबंध में, यानी लेखांकन का एक उद्देश्य संस्था की वित्तीय स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक स्थिति विवरण तैयार किया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक स्थिति विवरण तैयार किया जाता है, जिसमें बाईं ओर पूंजी एवं दायित्वों को दिखाया जाता है। बाईं ओर पूंजी एवं दायित्वों को दिखाया जाता है, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, और दाईं ओर संपत्ति को दिखाया जाता है। स्थिति विवरण को भी हम लोग इंग्लिश में बैलेंस शीट और हिंदी में स्थिति विवरण यानी चिट्ठा कहते हैं। यदि संपत्तियों से देयताएं यानी पूंजी एवं दायित्व कम रहती है तो व्यापार की आर्थिक स्थिति क्या होती है, सुदृढ़ मानी जाती है, यानी प्रॉफिटेबल। यानी कि यदि संपत्तियों से देयताएं कम रहती है, संपत्ति अधिक है, देयताएं कम है, लायबिलिटी कर्ज, संपत्ति मेरे पास 1 लाख का है, कर्ज मेरे पास 50,000 का है, तो व्यापार को मानेंगे क्या, सही है। अगर मेरे पास संपत्ति 50,000 का हो जाएगा और लायबिलिटी 1 लाख का हो जाएगा तो हम लोग हानि की दशा में चल रहा है, मेरा व्यापार क्या है, हानि की दशा में चल रहा है। तो यदि देयताएं ही अधिक हो तो खराब आर्थिक स्थिति की सूचक हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर इकोनॉमिक डिसीजंस, तो आर्थिक निर्णयों के लिए सूचना प्रदान करना, आर्थिक निर्णयों के लिए सूचना प्रदान करना। लेखांकन का एक कार्य वित्तीय प्रकृति वाली सूचनाएं प्रदान करना है, जिससे प्रबंधकों को निर्णय लेने में सुविधा हो और साथ ही सही निर्णय लिए जा सके। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। जैसे कि देखिए व्यवसाय में कई पक्षों के हित होते हैं, जैसे स्वामी नो यानी प्रोप्राइटर, नहीं प्रोप्राइटर भी बोलते हैं उसको, ओनर भी बोलते हैं, कर्मचारी वर्ग, प्रबंधक, लेनदार, विनियोग यानी इन्वेस्टर्स जो पैसा मुद्रा को लगाते हैं, इन्वेस्टर्स को बोलेंगे, आदि। व्यवसाय में हित रखने वाले विभिन्न पक्षों को उनसे संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराना भी क्या है, लेखांकन का एक उद्देश्य है। लास्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव, तो कानून आवश्यकता को पूरा करना है, यानी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना है, यानी टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट। यानी लेखांकन का एक उद्देश्य विभिन्न वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी है। लेखांकन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए सबसे अच्छा आधार प्रस्तुत करता है, सबसे अच्छा आधार प्रस्तुत करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है, हम लोग नेचर ऑफ अकाउंटिंग चलेंगे। नेचर ऑफ अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन की प्रकृति को देखेंगे आप। तो लेखांकन की प्रकृति में पहले मैं आपको बताया कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। देखिए, तो लेखांकन को कला माना गया है, लेखांकन को क्या माना गया है, कला यानी आर्ट। देखिए AICPA यानी कि AICPA के अनुसार, देखिए AICPA के अनुसार
देखिए AICP के अनुसार जैसे कि लेखांकन एक कला है, तो व्यवसाय के लेखे एवं घटनाओं को जो पूर्णतः या आंशिक रूप से वित्त संबंधी होते हैं, मुद्रा में प्रभावपूर्ण विधि से लिखने, वर्गीकृत करने, यानी मुद्रा में प्रभावपूर्ण विधि से लिखने, वर्गीकृत करने और सारांश में व्यक्त करने एवं उनके परिणामों की व्याख्या करने की क्या है, ये कला है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट। उसके बाद सेकेंड नंबर क्या है स्टेप, अकाउंटिंग इज अ साइंस, यानी अकाउंटिंग इज अ साइंस मतलब लेखांकन को एक विज्ञान के रूप में भी देखा जाता है। देखिए लेखांकन एक विज्ञान है क्योंकि इसमें विषय वस्तु का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। यानी लेखांकन के अपने सिद्धांत व नियम है, यद्यपि लेखांकन के सिद्धांत प्राकृतिक विज्ञान के नियमों को समान, दृढ़ एवं सर्वमान्य यानी यूनिवर्सल नहीं है, परंतु वे सामान्यतः स्वीकृत आवश्यक है। लेखांकन के सिद्धांत परंपरा, परिपाटी, अनुभव एवं तर्क पर आधारित है। तो ये आपका हो गया क्या, विज्ञान के रूप में, कला के रूप में। उसके बाद में क्या है, लेखांकन एक क्या है, पेशा है। अकाउंटिंग इज अ प्रोफेशन, यानी वर्तमान युग की एक मान्य विचारधारा है कि लेखांकन क्या है, एक पेशा है। पेशा वह कार्य है जिसमें वह व्यक्ति अपने विशिष्ट ज्ञान, चातुर्य, प्रशिक्षण एवं अनुभव के आधार पर अन्य व्यक्तियों को व्यक्तिगत सेवा प्रदान कर पारिश्रमिक प्राप्त करता है। जैसे वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर यानी शिक्षक नहीं, प्रोफेसर, आफ्टर दैट टीए सब हो जाएगा। तो इसी प्रकार आज लेखापाल यानी कि अकाउंटेंट, इसी तरह से आज के डेट में अकाउंटेंट भी विधिवत अध्ययन एवं प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित अपने कौशल, चातुर्य एवं सेवाएं देकर पारिश्रमिक प्राप्त करता है। अतः लेखांकन क्या है, एक पैसा। आज के किसी भी सेक्टर में चले जाइए, बैंकिंग हो, ब्लॉक लेवल पे चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाइए, ठीक है, बैंकिंग हो या कोई भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, अकाउंटिंग का वर्क अवश्य होता है। या इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में चले, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में चले जाइए, वहां भी अकाउंटेंट का पोस्ट होता है क्या। तो ये हो गया। उसके बाद में लेखा, जैसे कि हम लोग को डॉक्टर ही पढ़ना है, डॉक्टर का वर्क करना है, तो उसके लिए डॉक्टर का पढ़ाई करना पड़ेगा ना। इंजीनियरिंग पढ़ना है तो इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। इसी तरह से हम लोग को अकाउंटेंट बनना है, लेखा पालक बनना है, तो कॉमर्स का पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा, लेखांकन के बारे में पढ़ना पड़ेगा क्या। उसके बाद में एक सामाजिक शक्ति है, लेखांकन एक क्या है, सामाजिक शक्ति है, यानी अकाउंटिंग इज अ सोर्स ऑफ फोर्स। तो प्राचीन काल में लेखांकन अपने स्वामियों के प्रति उत्तरदायी था। प्राचीन काल में भी लेखांकन क्या था, अपने स्वामियों के प्रति उत्तरदायी था। परंतु वर्तमान युग में लेखांकन संपूर्ण समाज के लिए उतना ही उत्तरदायी माना जाने लगा है जितना वह स्वामियों के प्रति उत्तरदायी होता है। आज जनहित की समस्याओं को सुलझाने के लिए लेखांकन की सूचनाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे मूल्य निर्धारण करना, मूल्य नियंत्रण करना, कर रोपण करना आदि। इन सभी कार्यों के लिए क्या, लेखांकन का प्रयोग किया जाता है। लास्ट है, लेखांकन एक सेवा कार्य है, यानी अकाउंटिंग इज अ सोशल एक्टिविटी। लेखांकन एक सेवा कार्य है। इसका उद्देश्य व्यवसायिक क्रियाओं के संबंध में परिमाणात्मक वित्तीय सूचनाएं प्रदान करना है। यह उन लोगों को लेखांकन सूचनाएं उपलब्ध कराता है जो इसके आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं, ठीक है, जो इसके आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग और नेचर ऑफ अकाउंटिंग का ये लेक्चर है। आप लोग इसको वॉच करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने ज्ञान को अर्जन करेंगे और दूसरे को भी मतलब क्या, इसको देंगे। से मैं अपना ज्ञान आपको दे रहा हूं और आप इसे वॉच कर फिर दूसरे को शेयर कीजिए, दूसरे को मतलब रेकमेंड कीजिए कि हाँ, कॉमर्स में क्या पढ़ना है, यानी अकाउंटेंसी क्या है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं कॉमर्स क्या। तो आज हम लोग इतना ही रहने देंगे और नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हम लोग, एडवांटेज चलेंगे, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग चलेंगे, एडवांटेज चलेंगे और उसके बाद में
अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ ए इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये देख लेंगे, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अलग से चलेंगे। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड अदर नीड्स चलेंगे, ये से इंपॉर्टेंट है। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा उसे रोल ऑफ अकाउंटिंग चलेंगे। तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 2-3 टॉपिक और चलेंगे हम लोग अकाउंटिंग में, तो लेखांकन का ये क्या इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको वॉच करेंगे, और जहां नोट बनाने की सवाल है आप लोग नोट भी बना सकते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। जो मैं हाईलाइटेड पॉइंट था, मैं हाईलाइटेड पॉइंट को लिख दिया, और आपको नोट बनाने की जरूरत है, आप नोट भी बना सकते हैं। जो मेरे द्वारा कहा गया है आप उसको नोट भी कर सकते हैं, पॉइंट दे दिया हूं और नोट बना दिया हूं अकॉर्डिंग, मतलब स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को मैं बताया। इसलिए आप लोग इसको वॉच करेंगे, नोट करेंगे, और क्लास 11th में क्लास चल रही है, और जितने भी आपके मतलब क्लासमेट हैं उन सभी को रिकमेंड कीजिए। ओके, देखिए कहने का मतलब है कि साइंस गरीबी, जिसके पास वो इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन मतलब क्या, सही नहीं है, वैसे स्टूडेंट्स कॉमर्स आर्ट्स, तो कॉमर्स बेहतर होता है, ठीक है। कॉमर्स ले लें, 2 क्लास करना है सिर्फ आपको, एक करना है कॉमर्स से क्लास करना है, और एक इंग्लिश से क्लास करना है, बस हो गया। उसके बाद आर्ट्स है, 2 क्लास करना है, एक आर्ट्स से क्लास करना है, एक इंग्लिश से क्लास करना है। अगर साइंस लेते हैं स्टूडेंट्स, तो साइंस वाले स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उसके लिए 4 क्लासेज आती है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है, फिर उसके बाद इंग्लिश आ जाता है। तो वैसे स्टूडेंट्स जो जिसका मतलब पुअर स्टूडेंट्स है, तो वैसे स्टूडेंट तो साइंस नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। वे तो कॉमर्स ले, अपने घर परिवार को इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए कदम बढ़ाएं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या साइंस पढ़ना चाहिए। अगर मेरा एक आर्थिक स्थिति सही है तो मैं साइंस पढ़ूंगा। अगर मेरी, देखिए बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिसका आर्थिक स्थिति सही भी है, फिर भी मतलब क्या होता है कि उसका अपना लक्ष्य होता है कि नहीं मुझे ये करना है। साइंस में टॉप आने वाले स्टूडेंट्स भी क्या होता है, कहता है कि नहीं मुझे अकाउंटेंट बनना है, नहीं मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट करना है, मुझे सीए बनना है, मुझे बैंक मैनेजर बनना है। और साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में यही रुचि रखता है, बहुत से स्टूडेंट्स, क्या। और कॉमर्स पढ़ने वाले स्टूडेंट तो बनते ही हैं, और आर्ट्स पढ़ने वाले भी बैंकिंग, क्या बैंकिंग हो गया, लेकिन सीए नहीं कर सकता। बैंकिंग वो कर सकता है, क्योंकि बैंकिंग क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, बैंकिंग वो कर सकता है आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि वो इंटर करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, फिर उसके बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसको फाइट करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव क्लास करनी पड़ेगी। कॉम्पिटिटिव क्लासेस करने के बाद में उसको क्या मतलब, फिर उसको एग्जाम फाइट करना पड़ेगा। एग्जाम फाइट करने के बाद में उसको रिटन होगा, फिर उसके बाद में रिटन होगा, रिटन के बाद में फिजिकल्स होगा, फिजिकल्स के बाद में क्या होगा, टेस्ट होगा। यही सब होता है। तो आप लोग इसको नोट करेंगे, और आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको अच्छी गाइडलाइन दें, मतलब जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं। हाँ, एक आपसे ये भी कहना है कि आप अपने फ्रेंड्स से बहकावे में ना आए कि मेरा फ्रेंड वहां जा रहा, हाँ कि मेरा फ्रेंड वहां जा रहा है, मैं भी वहां जाऊंगा। एक देखिए, आज की डेट में शिक्षा को, और शिक्षा तो सभी जगह मतलब क्या प्रदान किया जा रहा है, लेकिन सही कहाँ है, सही संस्था कहाँ है, सही गाइडलाइन कहाँ मुझे मिल सकता है, मैं कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ सही गाइडलाइंस, और राइट एजुकेशन मुझे कहाँ से मिल सकता है, ये आपको विचार करना है। ये आपका और आपके पेरेंट्स का वर्क है। तो बहुत से स्टूडेंट्स होता है कि नहीं मेरा फ्रेंड जा रहा है वहां तो मैं भी वहीं जाऊंगा, ऐसा मतलब नीति नहीं अपना अपना मतलब इस तरह का पॉलिसी क्या है, रॉन्ग पॉलिसी होता है। और अपने पेरेंट्स का कहना माने। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, पेरेंट्स का मतलब लायबिलिटी है या रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा छात्र और छात्रा यानी मेरे बेटा और बेटी आजकल में कहाँ जाएंगे पढ़ने, किस कोचिंग संस्थान में जाएंगे पढ़ने, कौन से कोचिंग संस्थान मेरे बच्चे और बच्चियों के लिए क्या है, अच्छा है, कहाँ मतलब 100% 100% मतलब क्या सही शिक्षा दिया जाता है। और शिक्षा के साथ साथ क्या नैतिक गुण भी जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ नैतिक गुण की भी क्या है आवश्यकता है।
अगर हमारे पास शिक्षा ही है लेकिन नैतिक गुण की कमी है तो वो शिक्षा किस काम का? क्या तो हमारे साथ साथ मतलब हमारे शिक्षा के साथ साथ क्या नैतिक गुण भी होना बहुत ही जरूरी है। और शिक्षा के साथ साथ नैतिक गुण और प्लस आसपास के इन्वायरमेंट को भी अपने अंदर डालना है, और जिस इन्वायरमेंट में मुझे रहना चाहिए उस इन्वायरमेंट में भी रहना है। क्या तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप लोग का डिसीजन है। आप लोग कहीं भी जाए राइट एजुकेशन, राइट प्लेस, राइट डिसीजन को चूज कीजिए। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को इतना ही बताऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में और बातें बताऊंगा और सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो डियर स्टूडेंट्स थैंक यू, दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।